गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर सेकंड की रीडिंग चल रही थी और अब पहुंच चुके हैं पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 में सम ऑफ द कॉमन डिजीज इफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। स्टूडेंट, ये जो टेबल 2.1 है इसमें जितने भी ह्यूमन डिजीज़ हैं उनको जो होने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और उनसे हम किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी इसमें टेबल में दे रखी हैं। इस टेबल को लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको इस टेबल को कॉपी पर या चार्ट पेपर पर बनाना है और फिर इसको लर्न भी करना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। जानवरों में भी रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, इन्हीं की वजह से इनमें बहुत सारे रोग फैलते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल इंसान और पौधों में ही रोग फैलाने वाले नहीं, बल्कि यह जानवरों में भी बहुत सारे रोग फैलाते हैं। For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacteria. एंथ्रेक्स एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो कि इंसानों में और जानवरों में फैलती है। और किसकी वजह से फैलती है? बैक्टीरिया की वजह से। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज बाय अ वायरस। जानवरों में मुंहपका और खुरपका नामक रोग हो जाते हैं बच्चों। उसमें क्या होता है, उनके पैर और मुंह में छाले छाले से पड़ जाते हैं। ये भी किसकी वजह से फैलता है? वायरस की वजह से फैलता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, पौधों में फैलाने वाली डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, पौधों में भी रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and other. The disease reduce the yield of crops. See in table 2.2. For some such plant disease, they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. प्लांट्स में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बहुत सारे रोग फैल जाते हैं। ज़्यादातर जो डिजीज़ वाले प्लांट्स होते हैं वो होते हैं गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब। इन सभी में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इनमें डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। लेकिन जिनको कंट्रोल कर लिया जाता है उनमें केमिकल्स डालकर। इसीलिए फसलों में टाइम टू टाइम केमिकल डाले जाते हैं जिससे कि कोई भी उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी डिजीज़ को पैदा ना करे और उनको ख़राब ना करे। क्लियर? नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, बूझो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. Clear student? बूझो, पहेली और बूझो तो हमारे स्टूडेंट दो फ्रेंड हैं ही जो कि लगातार हमारे फर्स्ट चैप्टर से साथ चलते आ रहे हैं और ये एनसीईआरटी की बुक्स में 6 से हमारे साथ हैं। तो बूझो एक बार अपने फ्रेंड के बुलाने पर, उसके बर्थडे पर वो उसके यहाँ पार्टी में गया, जहाँ पार्टी में उसने बहुत तरह तरह के खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे वो घर पहुँचा तो घर पर उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और उसकी कंडीशन ये आ गई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तब डॉक्टर ने बताया कि उसको जो वॉमिटिंग का रीज़न है वो है फूड पॉइजनिंग। अब व्हाट इज़ अ फूड पॉइजनिंग? तो फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Microorganisms that grow on our food sometimes product toxic substance. These make the food poison, causing serious illness and even death. So it is very important that we prevent food to prevent it from being spoiled. फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाता है बच्चों? जो फूड पॉइजनिंग है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस खाने को ख़राब कर देते हैं और ख़राब करने के साथ साथ उसमें बहुत ही विषैले पदार्थ को उत्पन्न कर देते हैं। और वो विषैले पदार्थ जब उसके अंदर आ जाते हैं और उस खाने को जो भी कोई खा लेता है तो वो भयंकर रूप से बीमार हो जाता है। इवन उसकी डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अब खाने को प्रिवेंट करना चाहिए।
यानी कि हमें खाने को सुरक्षित रखना चाहिए। अब हम खाने को सुरक्षित किस तरह से रख सकते हैं, तो वो सारे मेथड अब हम इसमें पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन। Food preservation in chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store food grains. चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था ना, क्रॉप प्रोडक्शन में अनाज को पैदा करना, उसके बाद में उसको स्टोर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, वो कच्चा खाना था। इसी तरह से हम पके हुए खाने को भी घर में किस तरह से स्टोर करें। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्चर कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय द फंगस। ये आपको मालूम होगा, अगर ब्रेड को हम यूज़ ना करें, हाँ, उसकी लिमिट वाली मतलब उसकी एक्सपायरी डेट तक अगर हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद अगर यूज़ नहीं करते हैं तो उस पर क्या अटैक कर देती है, फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उस खाने को ख़राब कर देती हैं। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। और जो खाना ख़राब हो जाता है उसकी पहचान ये है कि उसमें से अजीब सी ख़राब गंदी स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या ये फूड का ख़राब होना भी केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली कुछ आम खरीद कर लाई मार्केट से, लेकिन उसने उनको खाया नहीं कुछ दिनों तक। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन, उसने कुछ दिन बाद देखा कि वो ख़राब हो चुके हैं और वो बहुत ही पक गए हैं। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो ये जानती थी कि उसकी जो दादी माँ है वो अचार बनाती हैं आम का, वो तो बहुत समय तक ख़राब नहीं होता। फिर ये क्यों ख़राब हो गए, शी इज़ कन्फ्यूज, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई। Let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. तो हम अपने घरों में खाने को सुरक्षित रखने के बहुत सारे तरीक़ों का यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से खाने को प्रिजर्व कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो चलिए उन मेथड्स को पढ़ते हैं। केमिकल मेथड। Salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism. नमक और खाने वाला जो तेल होता है बच्चों, ये दोनों ज़्यादातर केमिकल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कॉमनली केमिकल होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव्स, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। We add salt or acid preservative to pickles to prevent the attack of microorganism. अगर हम अचार में हम तेल या एसिड डाल दें तो वो बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता। तो यानी ख़राब क्यों नहीं होता, क्योंकि नमक और जो एसिड है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को बचा लेता है। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. These are also used in jam and squashes to check their spoilage. जैम वगैरह को भी ख़राब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फेट का यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आपकी मम्मी अचार में सिरका भी डालती है ना, वही होता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के ज़रिए हम प्रिजर्वेटिव उसको किस तरह से कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। जो मांस और मछली होते हैं उनको अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लाए हैं तो अगर आप उनमें नमक डालकर रख देंगे तो वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज और टर्मेरिंड। इसी तरह से नमक का यूज़ हम अचार, आंवला, कच्चा आम जो होता है, इमली, इन सभी को सुरक्षित रखने में भी करते हैं। ये नमक क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के ज़रिए भी हम इन चीज़ों का बचाव कर सकते हैं। जैम, जेली एंड स्क्वेसेस आर द प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट वाइल इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। जैम और जेली, ये जो मीठी चीज़ें होती हैं, इनमें अगर हम चीनी और डाल दें, शुगर डाल दें, तो शुगर क्या करती है, उस चीज़ को मॉइस्चर से बचाती है, और जब उसको मॉइस्चर से बचाती है, मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से खाना ख़राब होने से बच जाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिजर्व स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स
because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish, meat are often preserved by this method. तेल और विनेगर यानी सिरका से हम अचार को बचा लेते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो तेल और इसके विनेगर के जो एटमॉस्फेयर मिलता है उसमें वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाता, यानी वो ख़त्म हो जाता है। और अगर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो चीज़ें हैं, अचार मुरब्बा कैसे रहते हैं, वो अच्छे रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इनकी वजह से भी हम इन सब चीज़ों को सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रूट है, फल है और जो मछली है, मीट है, इन सभी को हम ऑयल की वजह से भी क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडा और गर्म ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर और यूज्ड। आपने ये देखा होगा ना बच्चों, जब आपकी मम्मी जो है दूध आता है घर में तो सबसे पहले उसको क्या करती हैं, बॉयल करती हैं, उसको गर्म करती हैं, फिर उसको ठंडा करती हैं, तब उसको स्टोर करती हैं और फिर उसको यूज़ करती हैं। बॉयलिंग kills many microorganisms. Similar, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microorganisms. इसी तरह से मम्मी क्या करती हैं, जो दूध को जब गर्म करती हैं तो उसमें जितने बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर उसको ठंडा करके फ्रिज में रख देती हैं, क्योंकि अगर बहुत गर्मी है तो दोबारा से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बने, इसी वजह से उसको कहाँ रख देती हैं, फ्रिज में रख देती हैं, जिससे कि वो सेफ़ रहता है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. पेस्चराइज्ड मिल्क बच्चों, जो हमें थैली में जो दूध मिलता है ना, वो ख़राब नहीं होता। तो वो ख़राब क्यों नहीं होता? द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। जो पैकेट्स में हमें मिल्क मिलता है मार्केट से, उसको पहले 70 डिग्री पर हीट किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए। उसको हीट करने के बाद तुरंत उसको सडनली चिल्ड कर दिया जाता है, यानी ठंडा कर दिया जाता है, और ठंडा करने के बाद फिर उसको स्टोर कर देते हैं। तो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ से हम बचा लेते हैं, वो बन नहीं पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर, और इस मेथड को डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। इसी वजह से इस मेथड को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पेस्चराइजेशन। क्लियर। तो आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट, पेस्चराइजेशन को, और इसको कॉपी में नोट करेंगे। स्टोरेज एंड पैकिंग, these day dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल को एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट पैकेट्स में भी उनको बंद करके उनको सेल किया जाता है, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई सारी कॉमन चीज़ें जिनकी वजह से हम खाने वाली चीज़ों को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।